नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी प्लान चल रहा था और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन। तो मैंने सोचा कि पहले फर्स्ट आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा देते हैं, फिर आपको हायर क्लास का समझाते हैं। जैसे कि मैं हायर स्टैंडर्ड कुछ पढ़ा रहा था तो उसमें क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये इजीली पहले आप बता दीजिए नॉर्मल, उसके बाद पढ़ाइए, तो हम लोग की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मे बी 60 डेज़ लगेंगे। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है उसमें मैक्सिमम 90 डेज़ लगेगा, 3 मंथ में मैं आपको इजीली ऐसे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करूँगा कि उसके बाद आपको सिर्फ 1 से 2 बार मैक्सिमम आप इजी से आप हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड में सारी स्टोरी बन जाएगी। और अगर आपके माइंड में एक बार स्टोरी बन गई तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्सेप्ट याद रखने में या समझने में या ये जानने में कि सुरेंद्र नाथ, जैसे कि अगर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे कोई आते हैं कि जैसे कि मैंने अभी कुछ क्वेश्चन पूछे थे बच्चों से, तो उन्होंने कहा था सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे कि कांग्रेस के सदस्य थे, बट ये 1985 में क्यों शामिल नहीं हुए थे। तो इसके कॉन्सेप्ट जो मैंने उनको बताया क्लियर कि जैसे कि इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी के कारण से ये नहीं थे, इस रीज़न से नहीं आए थे, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया था। तो उनको मैंने एक बार बताया था, उसके बाद उनसे पूछा मैंने तो खुद बताने लगे, यानी कि अदर पूछा, अदर उसको ईजिली समझा पाए कि सर क्या रीज़न था, किस रीज़न से नहीं आ पाए, जबकि ये कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस का सम्मान करते थे। तो उसी तरीके से मैं आपको ईजिली कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और ये पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आप जब हाई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एट्सेट्रा सिर्फ ओनली रिवीजन करना रहेगा, सिर्फ रिवीजन। और आप जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या एसएससी की, आप 6 to 12 या 6 to, जैसे कि साइंस की एनसीईआरटी जो आपकी होती है 6 to 10 क्लियर करनी होती है, और आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये 6 to 12 कंप्लीट करना रहता है। आपने ये कंप्लीट कर लीजिए, इसको बार बार पढ़ लीजिए, बिटवीन द लाइन नहीं, आपको सॉरी लाइन टू लाइन नहीं, बिटवीन द लाइन पढ़ना है आपको। कि अगर आपने जैसे कि उसमें कॉन्सेप्ट दे रखा होता है हिस्ट्री में कि इस काल में ये महात्मा बौद्ध आए थे, तो क्यों आए थे इसका रीज़न आपको खुद सर्च करना है। ये रीज़न अगर आपने सर्च कर लिया अलग से तो आपने उस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, समझ लिए। जैसे कि अगर स्टोरी मान लिए कि महात्मा बुद्ध एक प्लेस से दूसरे प्लेस गए थे, तो किस प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों गए थे इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी का। अगर इस बेस पे आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी तो कई बार क्लियर की बट मुझे आंसर नहीं आ रहे हैं। तो मेन रीज़न इसका ये है। इसी रीज़न से मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको ये पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और मैं जो बता रहा हूँ वही पॉइंट आपको पढ़ना है, उसके एटसेट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप उस पर टाइम देते हैं अपना, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको एटसेट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए, जैसे कि मैं आज ज्योग्राफी के एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 to 12 आपको बताएंगे। जैसे कि क्लास 6 में काफ़ी कुछ नहीं है पैटर्न काम का, बट हमारे जो काम आएगा उसे मैं हाईलाइट करता चलूँगा, आप सिर्फ वही पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर जो हमारे ज्योग्राफी में, मैंने जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, इसमें चैप्टर देखिए आप। फर्स्ट दे रखा है सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में बता रखा है। सोलर सिस्टम के बारे में मैंने एक क्लास अपडेट किया है। सोलर सिस्टम में उसमें मैंने ऑल डिटेल दी है, आपको जो जानना चाहिए, जितना जानना चाहिए कंप्लीट बता दिया है। आपको वो क्लास देखने के बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड की बुक पढ़ना चाहते हैं तो माजिद हुसैन एक बार रिवीजन के लिए रखिएगा, वो मेरी क्लास कर लीजिए, सोलर सिस्टम के नाम से डाला है। उसमें मैंने आपको ऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है, कैसे हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ, कैसे तारे का निर्माण हुआ, कैसे ग्रह बना, कैसे जीवन पृथ्वी पर आया, कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ, प्लेट, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, निहारिका क्या है, ग्रहाणु परिकल्पना क्या है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको इसलिए कॉन्सेप्ट सही से आ जाएगा। ये देखिए ग्लोब, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया गया हुआ है, इसमें पृथ्वी की गतियाँ बताई गई हैं, मानचित्र के बारे में बताया गया है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप,
हमारा देश भारत और भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जैसे कि 8 चैप्टर दे रखा है, तो मैक्सिमम 3 to 4 डेज लगेंगे 6 क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट होने में। ठीक है, तो आज हम जो कंप्लीट करेंगे सोलर सिस्टम और अक्षांश पृथ्वी की गतियाँ में भी कोशिश करेंगे। अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आपका 4th चैप्टर मानचित्र भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, सौरमंडल देखिए, सौरमंडल पृथ्वी के बारे में बताया गया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट ग्रह दे रखा है कि क्रम दे रखा है, सबसे पास कौन सा है, बुध। देखिए ये बुध शो कर रहे हैं कि बुध, फिर कौन सा ग्रह है, शुक्र। देखिए शुक्र दिखा रहे हैं, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। कब लिया गया है इसे ग्रह का दर्जा? 24 अगस्त 2006। इसी चैप्टर में बताया गया है, आप देखेंगे आज। सूर्यास्त के बाद चलिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि बेस कैसे क्लियर किया गया है। सूर्यास्त के बाद आप आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि इवनिंग में देखते हैं आप, जैसे जैसे नाइट होती है। अब सिटी में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें, बट अगर आप गांव में जाइए, विलेज में रहते हैं, तो आप देखिए नाइट के टाइम पे आपको तारे दिखेंगे अच्छे से, या नदी के किनारे कहीं पे आप बैठे हैं और जहाँ पे लाइट हाईलाइट ना हो। जैसा कि सिटी में इतना पॉल्यूशन हो गया है और इतना हमने प्रकृति के साथ कितना छेड़खानी किया है, इतना छेड़छाड़ किया है कि प्रकृति उसी का नतीजा है। जो देखिए हम कोविड-19 देख रहे हैं, हर डेली नई बीमारी बताया जा रहा है। मानो आकाश में हीरे जड़े हों, उनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चलिए, हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो पूर्ण चंद्रमा होता है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं हम लोग, 1 महीने में 1 बार देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रातों को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखिए पूर्ण, जैसे कि चंद्रमा जिस डे पूर्ण चंद्रमा दिखता है पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद देखते हैं कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो प्रक्रम होता है पूरा, तो प्रक्रम के बाद पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये पूरा चक्र है। चक्र के रीजन से चलता रहता है, जिसमें आप देखते हैं कि किसी दिन हमें मंथ में पूर्णिमा दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा होता है। फिर किसी दिन हमें आकाश में बिल्कुल छोटा सा चंद्रमा दिखाई देता है, उसे अमावस्या कहते हैं। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर पाते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? आपने कभी सोचा कि हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं, जबकि चंद्रमा और तारे तो दिन में भी रहते हैं, सेम रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी अपना स्थान बदलती है, परिवर्तन करती है, बट फिर भी हमें चंद्रमा चलिए नहीं मानते हैं, नहीं दिखता है, बट तारे तो दिखना चाहिए। क्या रीज़न होता है ऐसा? इसलिए इसका रीज़न बताया गया है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहते हैं उनको? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए तारा की डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि जानते हैं आप, सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के पास हीलियम जैसे कि हीलियम के रीजन से प्रक्रम होता है, जिसके रीजन से सूर्य भी चमकता है।
अब आप ये बताएंगे सूर्य के पास जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये आप बताएंगे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि सूर्य का जो रोशनी उत्पन्न करता है किस रिएक्शन के कारण करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन जिसे हिंदी में कहते हैं, या नाभिकीय विखंडन, ठीक है। इसमें से कौन सी रिएक्शन होती है, आप पता कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इस हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते देखते आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख पाते हैं। जैसे नॉर्मली बताया जा रहा है कि आप दूर में वस्तुएं होती हैं तो हमें छोटी दिखाई पड़ती हैं और पास होती हैं तो बड़ी, नॉर्मल साइज़ दिखाई पड़ता है जो उनका होता है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखिए यहाँ पे आर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल के बारे में बता रहा है। आप मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास अभी तक सबसे ज्ञात सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल कौन सा है। जैसे कि आर्सा मेजर बिग बियर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा सबसे कौन सा है अभी तक ज्ञात, ये आप बताइएगा, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, सातऋषि या 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। तो ये आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो सप्तऋषि है ये किसका भाग है, आर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। आपके लिए इसमें 3 पॉइंट अभी तक काम किया है, पूर्णिमा, अमावस्या और आर्सा मेजर बिग बियर के बारे में जाना, नक्षत्र मंडल का पार्ट है। इसमें से जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, संत जो 7 तारों का समूह है, वो आर्सा मेजर का भाग है। ये 3 पॉइंट काम के मिले आपके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कैसे करते थे, आइए जानते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो ध्रुव तारा है कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, उत्तर के दिखाता है, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतक फिगर के बारे में दिखा रहा है 1.1 में, जैसे ये दिखा रहे हैं संकेतक तारा, कि आप लेंगे ये ध्रुव तारा है, ये संकेतक तारा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फैक्ट दे रखा है मैं भी कुछ। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियाँ तथा पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। छल्लों के बारे में बता रहा है। नॉर्मली देखते हैं हमारे लिए इसमें से कुछ फैक्ट निकलता है, तो देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए वहाँ पे आपको तारे की डेफिनेशन मिल गई थी और यहाँ पे आपको ग्रह की डेफिनेशन मिल रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम में आप एनसीईआरटी का जैसे कि नॉर्मल डेफिनेशन होती है और अच्छी सी डेफिनेशन होती है, ये पुट करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसके भी माइंड में ईजिली कॉन्सेप्ट बैठता है, वो भी आपको अच्छे नंबर देगा। कोई ये नीड नहीं होती वहाँ की आप हाई डेफिनेशन, जैसे कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की ऐसी डेफिनेशन पुट कर रहे हैं वहाँ पे जो ना उसके समझ में आए ना आपको पता रहे उसका मतलब क्या है। आप भी सिर्फ रट्टा मार के गए हैं, उस आपने पुट कर दिया, एग्ज़ामिनर ने देखा, उसे भी कुछ समझ में नहीं आया, उसने भी मार्क्स दे दिया। जहाँ पे 1 नंबर देना था उसने आधा ही दिया। बट अगर आप ये पुट करेंगे तो जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन है तो अच्छी डेफिनेशन है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेट, जो प्लैनेट बना है, शब्द किस भाषा के बना है वो ये भी आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला।
आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होंगी, पर आपने ये अर्थ नहीं देखा होगा कि ग्रीक भाषा में प्लैनेट का अर्थ प्लेनेटाइट होता है, प्लेटनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंट से पूछ ले जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि किस बुक से हमने पढ़ा और कहाँ से आया है, यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है, तब हम ये बोलते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है, बट एनसीईआरटी को आप बार बार रिवीजन कीजिए और उसके जो बीच के पॉइंट है वो आपको निकालना होता है। जैसे कि वहाँ आपने कॉन्सेप्ट देखा पूर्णिमा अमावस्या का, तो इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कब पड़ता है और कृष्ण पक्ष किसके बीच में पड़ता है का क्रम क्या है। जैसे कि कृष्ण पक्ष जो होता है अमावस्या के बाद कृष्ण पक्ष, उसके बाद पूर्णिमा आती है, या पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष फिर अमावस्या आती है। ये क्रम भी आप बताइएगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखिए, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, और सूर्य से रोशनी प्राप्त करती है। सूर्य को क्या बताया जा रहा है, तारा है एक। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। चमकती हुई क्यों प्रतीत होती है, इसका चलिए रीजन देखते हैं। ये देखिए मैप दे रखा हुआ है कि ग्रह के बारे में बता रखा है। चलिए देखते हैं, फैक्ट के रूप में यूज़ करते हैं इसका। देखिए शो कर रहा है कि वही आपको मैंने जो बताया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मार्स बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। देखिए बुध के बारे में यहाँ पे दिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा ये, और देख लीजिएगा कि बुध पे जो होता है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना समय लगता है, 88 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन में कितना दिन लगता है, 59 दिन। जैसा कि ये 6 क्लास के बच्चे से उम्मीद की जा रही है कि उसे पता होना चाहिए, तो आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको तो इतना नॉर्मल तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा क्या ये जानकारी इम्पॉर्टेंट है, नहीं जी हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 6 क्लास के एनसीईआरटी 6 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे से उम्मीद की जा रही है, तो आपसे तो की ही जाएगी। शुक्र का दिन कितना होता है, 255 दिन। जैसे कि पृथ्वी के दिन से हम भी कहे हैं कि पृथ्वी पे जो एक दिन होता है 24 घंटे का होता है, उसी के तरीके से नाप किए गए हैं। शुक्र पर देखिए खुद का घूर्णन में कितना समय लगता है, 243 दिन। तो देखिए 255 दिन और 243 दिन, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके, एक घूर्णन में और एक परिक्रमण में। ठीक है, पृथ्वी पे 365 दिन लगते हैं और घूर्णन में 1 दिन लगता है। चंद्रमा की संख्या बताया गया हुआ है, एक उपग्रह सैटेलाइट बताया गया है। नेचुरल सैटेलाइट कितने हैं किसके पास। मंगल को कितना परिक्रमण में समय लगता है, 687 दिन, और अपने अक्ष पर घूर्णन में कितना समय लगता है, 1 दिन। तो देखिए पृथ्वी और मंगल को सेम समय लगता है। और मंगल पर जो नेचुरल सैटेलाइट हैं 2 हैं, उनका नाम क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि सर सारा सवाल आप सही पूछ रहे हैं। जैसे मंगल पे जो सैटेलाइट है उनके नाम है फोबोस डीमोस। ठीक है, फोबोस डीमोस। ठीक है, ये हटा दीजिए, फोबोस है और जो डीमोस है। ठीक है, ठीक। चलिए बृहस्पति पे देखते हैं। बृहस्पति को जो सिर्फ परिक्रमण में समय लगता है जो 11 साल 11 दिन, और जो चक्कर लगते हैं लगभग 12 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन कितना होता है, 9। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और चंद्रमा की जो संख्या है 16 है, जो नेचुरल सैटेलाइट है 16 है,
और शनि के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना समय लगता है? 29 साल 5 महीने लगते हैं। और जो एक घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में। तो शनि का देखिए कितना मैक्सिमम जल्दी कर लेता है घूर्णन, इसका दिन कंप्लीट होता है। जैसे पृथ्वी पे एक दिन कंप्लीट होने में आप देखते हैं 24 घंटे लगते हैं, और शनि को 10 घंटे 40 मिनट। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को दे देगा, जैसे कि क्रम में दे देगा, पूछ लेगा आपसे किसको कम समय लगता है या किसको ज़्यादा समय, सीक्वेंस पूछ लेगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि जो देखिए बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है और शनि को सेकंड पे आता है। तो फर्स्ट बृहस्पति हो गया, सेकंड शनि, ठीक है। थर्ड कौन है? थर्ड देखते हैं नेपच्यून है, नेपच्यून। और फोर्थ कौन है? यूरेनस है। उसके बाद आप लगाएंगे पृथ्वी, मंगल इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं यूरेनस को कितना समय लगता है परिक्रमण में? 84 साल लगते हैं नेपच्यून को। ये साल का भी सीक्वेंस याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे ये फैक्ट के रूप में है तो आप इसे कोई शॉर्ट ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, बट ये याद करना इम्पोर्टेंट है। और चंद्रमा की संख्या जो है 17 है। जैसे कि चंद्रमा पे जो शनि के चंद्रमा पे जो मैक्सिमम चंद्रमा सेटेलाइट हैं, नेचुरल सेटेलाइट, वो मैक्सिमम शनि पर हैं, ठीक है। और शनि पे अभी हमें कंफर्म भी नहीं है कितने सेटेलाइट हैं, बट जो सबसे ज़्यादा सेटेलाइट हैं शनि पर हैं, ठीक है। नेपच्यून को परिक्रमण में कितना समय लगता है? 164 साल लगते हैं, ठीक है। ओके, देखिए आंतरिक ग्रह के बारे में बता रखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो आपके इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट को जोवियन ग्रह भी कहते हैं, सॉरी पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था सोलर क्लास में, सोलर सिस्टम क्लास में। और जो आपके आउटर प्लैनेट होते हैं ना, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, जबकि आपके जो आंतरिक ग्रह हैं चट्टान से बने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था जो फैक्ट कुछ थे। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा कि सबसे कम डेज लोग जो लगता है घूर्णन में, बृहस्पति को लगता है, फिर शनि को लगता है, फिर नेपच्यून, यूरेनस, फिर पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और जो सबसे मैक्सिमम समय लगता है घूर्णन में, पहले शुक्र को लगता है, शुक्र को 243 दिन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप शुक्र, फिर आप देखेंगे बुध को लगता है, शुक्र, बुध, फिर पृथ्वी या मंगल, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, उसमें आप देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी सही कर लिया मैंने। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करते हैं। जैसे सौरमंडल के बारे में बताया गया हुआ है। पौराणिक रोमन शोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक रोमन कहानियों में शोल कहा जाता है सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम, सौरमंडल कहा जाता है, ठीक है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, खगोलीय पिंड से बने हैं। कुछ ग्रह जो हैं खगोलीय पिंड से बने हैं, और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है मेनली बता दिया, तो अब पढ़ना है सिर्फ इसमें पढ़ लेते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो आप जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो एक कथन के द्वारा स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है कि कितना दूर है, ठीक है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि स्टेटमेंट सही गलत में। तो उसमें स्टेटमेंट दे देगा एक सूर्य से दूरी इतनी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए एक बार देख लीजिएगा। तो जानते हैं कि शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ज्योग्राफी आप जो बोलते हैं आपको लगता होगा कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट एक ग्रीक भाषा से लिया गया है।
जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, ज्योग्राफी का, जैसे जियो से अर्थ और ग्राफी लगा दिया गया। ग्रीक 2 शब्दों से मिलकर है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो आप देख लीजिएगा कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, ठीक है। उसी तरीके से बना के जियोलॉजी, ज्योमेट्रियल पृथ्वी का मापन, और जियोलाइट्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की दे रखा है। इसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक इन्होंने दे रखी है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस न्यूटस। देख रहे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, ठीक है, जुपिटर, सर्व, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पृथ्वी पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो हमारी पृथ्वी किस रास्ते पर चक्कर लगाती है सूर्य का? तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम आ जाता है एसएससी के एग्जाम में कि हमारी पृथ्वी किस कक्षा में घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार में घूम रही है, वृत्ताकार में है या परवलयकार में है। तो याद रखिएगा दीर्घवृत्ताकार में, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। बुध को 88 दिन लगते हैं और शुक्र को कितना लगता है? 243 डेज। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देखिए एक फैक्ट के रूप में है कि सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। किस रीजन से माना जा सकता है? जैसा कि यूपीएससी में जो पेपर में क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आएगा कि शुक्र को कथन या कथन के रूप में आएगा कि कथन में आप लगाइए कि क्या कारण, कथन, कारण, तो दे देगा क्वेश्चन आपको कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आंसर दे देगा कि इसमें ये पृथ्वी के सबसे समीप है इसलिए, अदर एक्सेट्रा दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा कि आकार एवं आकृति के कारण। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैक्सिमम भी आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ इजी है, कर लेंगे, बट जब क्वेश्चन आता है तो माइंड में काफ़ी घूमने लगते हैं कि क्या हो सकता है सही, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार देख लीजिएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB सीरस, प्लूटो, बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है, ठीक है। पृथ्वी की गति बताई गई है कि 3, ये तो आपको पता ही है, सॉरी प्रकाश की गति बताई गई है कि सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में बताया गया हुआ है। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार के रूप में सीक्वेंस आप देखिएगा, ठीक है, कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है और कौन सबसे छोटा है, ठीक है। बड़ा ग्रह मैं बता दे रहा हूँ, बृहस्पति सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कौन सा है ये आप देखिएगा और इसके सीक्वेंस, ठीक है। इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। एक फैक्ट के रूप में बता रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 का सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रांग जिस मिशन के तहत गए थे उस मिशन का नाम क्या था? अपोलो मिशन। तो अपोलो मिशन में इनके साथ में 2 लोग और गए थे, तो जिसमें से एक की अभी जैसे नील आर्मस्ट्रांग तो नहीं रहे हैं, बट अपोलो मिशन से संबंधित एक व्यक्ति की अभी जल्द ही मौत हुई है, डेथ हुई है जैसे कि।
तो डेथ हुई है। आप बताइएगा, न्यूज़ में जैसा कभी था, क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। अपोलो मिशन से संबंधित एक व्यक्ति की अभी मौत हुई है जल्दी, तो वो व्यक्ति का नाम क्या है ये आप बताइएगा। अभी न्यूज़ में था, आफ्टर बिफोर 1 मंथ पहले था, तो आप बताइएगा कौन था और कौन संबंधित था। इससे 3 व्यक्ति संबंधित थे अपोलो मिशन से। उन 3 में से कौन सा व्यक्ति के अभी एक्सपायर हुए हैं, ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति थे, हैसियत तो थी जैसे कि सर थे हमारे सबके। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा का जो व्यास है हमारी पृथ्वी के 1/4 व्यास के बराबर है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है। चंद्रमा में बड़ा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि ये नज़दीक है, ठीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि सूर्य की दूरी आपने देखी थी कितनी है? 1500 या 15,000? आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, पहले तारा की डेफिनेशन दी थी, फिर ग्रह की दिया, फिर उपग्रह सैटेलाइट की डेफिनेशन दिया, ठीक है। और मानव, जैसे कि ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और मानव निर्मित उपग्रह आर्टिफिशियल कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जो वैज्ञानिक जैसे कि कृत्रिम जानते ही आप, कृत्रिम जो बनाए जाते हैं हमारे द्वारा दूरसंचार के लिए, जैसे कि आपको वाईफाई के द्वारा या नेट आपको प्रदान होता है, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और आप बताइए क्वेश्चन कि इसरो किस द्वीप से जो लॉन्च करता है, किस द्वीप से करता है सैटेलाइट जो लॉन्च करता है? जैसे कि अभी इसरो ने PSLV GF10 लॉन्च किया था, किस लिए किया था, किस रीजन से, क्या करने के लिए, और किस द्वीप से किया था, ठीक है। और वो कहाँ इस्टेब्लिश है ये आप बताइएगा। मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिया है, ये चैप्टर बनने के बाद अगर आप 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और ये 4 क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो आपके माइंड में हमेशा क्लियर रहेगा, क्योंकि मैं 1 वे पढ़ाऊँ, आपको पढ़ाता जाऊँ कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद में आपको तुरंत तो याद रहेगा, 2-4 दिन याद रहेगा, बट उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं साथ में क्वेश्चन करता जाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो पूरे चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो अगर वो आप क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट रिलेट करके सारा चैप्टर का जो कोर है आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और वो कोर आपको अगर एक बार पता हो गया तो आपको चैप्टर में अच्छा लगने लगेगा, उसके चैप्टर आप इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और रिवीजन करने में भी, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो देखिए, बता रहे हैं कि चंद्रमा कितने दिन में पूरा करता है? लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर, हमें क्यों लगता है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है? क्योंकि ये चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है। जैसे कि हमें जो चंद्रमा का रूप दिखता है, जो हमें चंद्रमा 1 साइडेड दिखाई देता है, 1/4, इसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, कभी भी नहीं दिखाई पड़ता हमें। क्या आप सोचो कि पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, तो हमें चंद्रमा के बैक साइड के चारों तरफ का दिखता होगा, चारों तरफ सेम है चंद्रमा। ऐसा भी नहीं है कि चंद्रमा चारों तरफ सेम है, हमें चंद्रमा का 1 साइडेड ही दिखता है, और 1 साइडेड ही हमेशा वही नज़र आता है, ठीक है। ये आप याद न रखिएगा, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया नॉर्मल जानकारी के लिए, क्या आपके माइंड में भी क्यूरियोसिटी आए थोड़ी सी। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो पूर्णिमा के दिन आप छाया देखते हैं, चंद्रमा के दिन पर दिख पाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया जा रहा है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? जो छोटे से पिंड हैं, जो पिंडों की रेखा पाई जाती है, वो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को डिवाइडेड करती है, आप समझ लीजिए। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए।
जो क्षुद्र ग्रह है ये ग्रह की पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सोलर सिस्टम में बताया था सूर्य के विषय में, सॉरी प्लैनेट के विषय में, कि प्लैनेट कैसे बना, स्टार कैसे बने। तो जब एक तारा, भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा था तो सूर्य से अनेक कण अलग हो गए थे, उन कणों के मिलने से तारे बने, ग्रह बने। उसी प्रकार से ये जो कुछ कण थे जो अलग ही रह गए तो वो क्षुद्र ग्रह बने। वही क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसे कि आप देखते भी हैं न्यूज़ में कि उल्कापिंड आ रही है पृथ्वी की तरफ, बताते रहते हैं कि 2 दिन में गिर जाएगी, 3 दिन में गिर जाएगी, बट हमारे पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आयन मंडल में चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनसे आने की जब आयन मंडल से गुजरती है तो वो जल जाती हैं, तो उसकी सिर्फ राख या कुछ पार्टिकल ही बचते हैं जो कहीं पे गिरते हैं छोटे मोटे, तो उससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है घर्षण के दौरान गर्म होकर जल जाते हैं। किस मंडल में जलते हैं? आयन मंडल में। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ पार्ट नहीं जल पाता तो वो गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, जो मिल्की वे दिखता है यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे हमारा सौरमंडल क्या है? इस मिल्की वे का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहुत नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। ठीक है, आकाश गंगा क्यों पड़ा? इसका नाम प्राचीन काल में नदी की परिकल्पना से की गई थी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालतम की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मांड जैसे कि आप देखते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो परिकल्पनाएं थी बताती हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है और अभी भी जारी है। ठीक है, जिस रीजन से हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? चलिए कोई नहीं, कि देखिए बता रहे हैं कि पहले पृथ्वी है, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा के बाद ब्रह्मांड। क्वेश्चन दे रखा है कुछ ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ये हमारे लिए ये क्वेश्चन। देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो तीसरा ग्रह कौन सा है? सॉरी, पृथ्वी है आपकी, बुध नहीं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखिए पूछ लिया गया। दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन देखा है कुछ? नहीं, ये चैप्टर बता रखे हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के विषय में। ओके, थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी का प्लान चल रहा है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, तो कृपया चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।